हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं कैलाश और प्रकाल टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक एक स्पेसिफिक टॉपिक है, कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन क्यों करते हैं, कैलिब्रेशन किसने करना चाहिए, कैलिब्रेशन करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सबसे पहले, अगर आपको कैलिब्रेशन पता है तो क्या आपको पता है कैलिब्रेशन क्यों करते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं कि कैलिब्रेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कैलिब्रेशन क्या होता है। दोस्तों, कैलिब्रेशन, मान लीजिए कैलिब्रेशन एक ऐसी चीज होती है जहां पे भी आपको डिजिटल या एनालॉग क्रिटिकल पैरामीटर्स मेजर करने होते हैं। इट मे बी द क्रिटिकल, इट मे बी द लाइफ लिविंग पैरामीटर्स, कुछ भी हो सकते हैं। आपका घर में हीटर लगाया हुआ होता है, आपके घर में ओवन होता है, आपके घर में रेफ्रिजरेटर होता है, आपके घर में फैन चल रहा होता है, कितने स्पीड पे चलता है। आप बाइक चलाते हैं तो वो कितने स्पीड पे चल रही है, रेलवे चलती है तो वो कितने स्पीड पे चलती है। जहाँ पे टेम्परेचर मैटर करता है वहाँ पे टेम्परेचर मेजर करते हैं, जहाँ पे फ्लो मैटर करता है वहाँ पे फ्लो मेजर करते हैं। हर चीज़ें जो ऑटोमेटेड हो रही है वो 5-6 पैरामीटर्स पे होती है, लाइक टेम्परेचर, फ्लो, प्रेशर, लेवल एंड द वाटर पैरामीटर्स, जो हमें डेली रूटीन में भी चाहिए ये सारे पैरामीटर्स। तो ये जो सारे पैरामीटर्स होते हैं ये जब मेजर करते हैं, कोई भी एक बंदा आएगा और मेजर करेगा तो मतलब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि वो जो मेजरमेंट हो रही है। सपोज आपका जो ओवन है उसमें आपने 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया है, लेकिन वो 40 ही दिखा रहा है। हो सकता है इट माइट बी इनसाइड द टेम्परेचर इज 50 डिग्री और 55 डिग्री सेल्सियस। हम कैसे कंफर्म करेंगे कि वो 50 मतलब 40 सेट किया है तो 40 ही दिखा रहा है? तो हमें जो वो टेम्परेचर रहेगा या वो स्पीड रहेगी या वो प्रेशर रहेगा, जो भी चीज़ें रहेगी, वो हमें जो स्टैंडर्ड रीडिंग है, जो स्टैंडर्ड्स है, उससे कंपेयर करना पड़ेगा, राइट? मतलब मान लीजिए आपका एक थर्मोमीटर है जो डॉक्टर के पास होता है और वो उस पर हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक करता है कि हमें कितना जो है फीवर है, एंड ही इज सेइंग दैट 102 इज द टेम्परेचर, मतलब 102 टेम्परेचर है, जो हाई टेम्परेचर है आपके लिए, आपको बुखार ज़्यादा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, लाइक दैट। लेकिन वो थर्मोमीटर जो 102 दिखा रहा है, वो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि वो 102 ही दिखा रहा है? ठीक है, वो वो हो सकता है कि वो 102 के जगह पे 110 भी हो, या हो सकता है कि वो 98 ही हो। ठीक है, तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि वो 102 ही है? तो हमें क्या करना होगा, हमें एक स्टैंडर्ड जो ट्रेसेबल होता है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, जो सर्टिफाइड होता है कि वो 102 ही दिखा रहा है, उसके साथ में इसका रीडिंग मैच करना पड़ेगा कि भाई मैंने इसको 102 इनपुट दिया है और ये आउटपुट में भी 102 ही दिखा रहा है। इनपुट मतलब सोर्स करना एक्चुअली। जैसे कि एक टेम्परेचर उसको दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास स्टैंडर्ड 102 टेम्परेचर रहेगा, उसमें वो थर्मोमीटर को डाल दूंगा और फिर वो थर्मोमीटर ने 102 दिखाना है। अगर वो 102 की जगह पे 103 दिखाता है या 104 दिखाता है, 106 दिखाता है, इट माइट बी एनीथिंग, तो जो डिफरेंस रहेगा वो उसका एरर रहेगा। ठीक है, समझ गए? ध्यान दीजिए, जब हम कैलिब्रेशन करते हैं तो एक जो इंस्ट्रूमेंट है जो हमें कैलिब्रेट करना है, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसमें वो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है, उसमें एरर नहीं है। तो जब वो इंस्ट्रूमेंट के साथ में मैं जो इंस्ट्रूमेंट मुझे कैलिब्रेशन करना है उसको जब कंपेयर कर रहा हूँ और उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस उसका एरर होता है। मान लीजिए वो डॉक्टर के पास का जो थर्मोमीटर है उसमें एरर है 2 डिग्री का, 2 डिग्री सेल्सियस का उसमें एरर है मान लीजिए, और डॉक्टर जब आपको बोलता है कि इसको 102 फीवर है, तो 102 फीवर का मतलब इट माइट बी 100, वो 100 भी हो सकता है, और इट माइट बी 104, क्योंकि उसमें प्लस और माइनस 2 डिग्री का डिफरेंस है, राइट? तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है
कि उसमें एरर कितना है। जो भी हम मेजरमेंट करते हैं कहीं पे भी, अभी एक सीरियस केस में अगर आपको बताऊं, एक सीरियस केस के बारे में डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी में एक रिएक्टर है और वो रिएक्टर का जो डिज़ाइन प्रेशर है वो 7 kg है। अभी वहाँ पे एक प्रेशर गेज लगाया हुआ है और वो प्रेशर गेज जो है 6 kg दिखा रहा है प्रेशर। डिज़ाइन प्रेशर 7 kg है और वो 6 kg दिखा रहा है। अभी उसका एरर अगर हमें पता नहीं है तो वो मैक्सिमम प्रेशर पे वर्क कर रहा है। हो सकता है कि वहाँ पे 7 kg हो लेकिन वो गेज हमें 6 kg दिखा रहा है। जो प्रेशर मेजर करता है वो गेज 6 kg दिखा रहा है, लेकिन उसका अगर कैलिब्रेशन नहीं हुआ है और उसमें 1 डिग्री का एरर है तो वहाँ पे चांसेस है कि वो 7 डिग्री रहेगा। और अगर वो 7 डिग्री है तो वो उसके मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा है और कभी भी वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है, वो रिएक्टर फट सकता है अगर वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा तो, कंट्रोल नहीं हुआ तो। ये मेजर सिनेरियो, यहाँ पे इंसिडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मान लीजिए हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि एक जो टेम्परेचर एक किसी भी टंकी में या फिर जो रिएक्टर्स होते हैं या फिर फर्मेंटर्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होते हैं, उसमें टेम्परेचर जो है वो डिज़ाइन कैपेसिटी मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पे जो टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है उसमें 10 डिग्री का एरर है। अभी वो हमको 80 दिखा रहा है, तो इट माइट बी चांसेस कि वो 90 हो या फिर इवन वो 100 भी हो। तो यहाँ पे जो है रिस्क बढ़ जाती है, और ये रिस्क मिटिगेट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो ये सारी चीज़ें मेजर करते हैं, उनको कैलिब्रेट करना पड़ता है। किसके साथ में? जो स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड सर्टिफाइड जो सोर्सेस होते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके साथ में उस इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करके दोनों में कितना एरर है वो निकालना पड़ता है। और वो एरर अगर लिमिट से ज़्यादा है तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है फॉल्टी डिक्लेयर किया जाता है और वो हम प्रोसेस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करना बेहद ही ज़रूरी है। अभी ये जो मैंने चीज़ बताई है, यही चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, WHO, USFDA, MHRA, TG8, कैनेडा हेल्थ केयर, ये सारे लोगों ने गाइडलाइंस बनाई हैं कि आपको कैलिब्रेशन करना है। लेकिन उसका अल्टीमेट जो पर्पज़ है वो यही है कि वहाँ पे सेफ्टी बनी रहे और सेफ्टी को जो है फॉलो किया जाए। अभी दूसरी चीज़, ये लोगों ने ये गाइडलाइन क्यों बनाई है? मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट पे प्रोसेस चल रहा है। मान लीजिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक टैबलेट बन रही है। वो टैबलेट को अगर वो टैबलेट डिज़ाइन टेम्परेचर उस टैबलेट के लिए अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे वो बननी है, और अगर वो टेम्परेचर सेंसर्स जो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोलर और सेंसर्स, उसमें अगर एरर है तो उस एरर की वजह से जो 55 डिग्री पे मेडिसिन बननी चाहिए वो हो सकता है कि 50 डिग्री पे बन रही हो, या फिर पॉसिबल है कि वो 60 डिग्री पे भी बन रही हो। और अगर ऐसा होता है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बनना है, उस पे अगर नहीं बनता है तो वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। और वही प्रोडक्ट अगर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो जो पेशेंट्स है, जो वो टैबलेट लेने वाले लोग हैं, एंड यूज़र है, उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी को भी बड़ा नुकसान हो सकता है अगर फाइनल बैच होने के बाद में उनको पता चलता है कि उसमें जो कंट्रोलर्स वहाँ पे थे ड्यूरिंग बैच, उसमें एरर था, तो उनको बैच रिजेक्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो वो बैच को अल्टीमेटली इसका जो नुकसान होगा वो कंपनी को ही होगा, एंड यूज़र को तो होगा ही होगा। अगर बाद में पता चलता है तो जो इनटेकर है, जो एंड यूज़र है टैबलेट के लिए जो पेशेंट्स है, अगर उनको वहाँ तक टैबलेट पहुँच जाती है तो उनको भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि जो टैबलेट डायरेक्टली मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए बन रही है, या फिर वेटरनरी जो होते हैं, जो एनिमल्स के लिए बन रही है, तो उन पे हो सकते बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं कि मार्केट में
कोई दवा, खांसी की दवा के वजह से लोग मतलब बच्चे मर गए हैं। बहुत सारे लोग मेडिसिन के वजह से अपनी जान गंवा देते हैं बिकॉज ऑफ द बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसमें से एक चीज़ ये कैलिब्रेशन है, ये बेसिक है। अगर रूट कॉज नहीं मिलता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो कंट्रोलिंग पैरामीटर्स थे उस टाइम पे कंट्रोल प्रॉपरली नहीं किए गए, प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं किए गए, इसके वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो कैलिब्रेशन एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है। कैलिब्रेशन क्यों करना चाहिए, कैलिब्रेशन मतलब क्यों रिक्वायर्ड है, तो मैंने जो आपको बताया है कि कैलिब्रेशन सबसे पहले तो अगर कैलिब्रेशन कर लिया तो आपको रिलायबल और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब आप उस पर रिलाई कर सकते हो कि हमारे जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं वो रिलायबल है और एक्यूरेट है। तो आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा आपके प्रोडक्ट पे, और आपको डर भी नहीं रहेगा कि आपका प्रोडक्ट रिकॉल होगा या फिर उसमें कुछ इश्यूज आएंगे या फिर कोई कंप्लेंट्स आएगी। ठीक है। दूसरा, कंप्लायंस। अगर आप बड़े ऑडिटर्स मतलब अगर आप बड़ी कंट्रीज़ को प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो भी आपको ये कंप्लायंस करने के लिए कैलिब्रेशन करना मैंडेटरी है। तीसरा, सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था, सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली कैलिब्रेशन करते हो हर इंस्ट्रूमेंट्स का, तो आपको 100% सेफ्टी कंप्लायंस मिलेगा। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है कि आपको कंसिस्टेंटली सेम क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। अगर आप कैलिब्रेशन प्रॉपरली करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि सारे जो पैरामीटर्स आप मेजर करने वाले हो, कंट्रोल करने वाले हो, मॉनिटर करने वाले हो, वो आपको एक्यूरेट मिलेंगे। अगर आप इंटरवली कैलिब्रेशन करते रहते हो आपका एरर नहीं बढ़ेगा, और आपका एरर ना बढ़ने की वजह से आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो कंसिस्टेंटली सेम क्वालिटी में आप डिलीवर कर पाओगे। ये आपका एक बेनिफिट रहा। और फिर ट्रेसेबिलिटी, अगर आप कैलिब्रेशन कर लेते हो और आप पे फिर भी ऑब्जेक्शन आता है कि आपके प्रोडक्ट में इतने सारे इश्यूज थे, अगर 2020 में बैच बनी है या 2025 में बनी है, 2019 में 90s में बनी है, और उसका अगर आपके पास कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल है, सो यू कैन शो दैट टाइम आवर इक्विपमेंट वाज well working and it was calibrated, there was no error in the instruments, तो आप पे भी लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट्स के तौर पे मिलेगी अगर आप प्रॉपरली कैलिब्रेशन करते हो तो। अब बात आती है कि ये कैलिब्रेशन जो होता है वो कैलिब्रेशन कौन करते हैं और कहाँ से करवाना है। कैलिब्रेशन करने के लिए दोस्तों मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगा कि एक्रेडिटेशन लैबोरेटरीज होती है। it might be, I am not recommending to anyone, it might be IQAS, it might be NABL, it might be ISO accreditation lab। आप कैलिब्रेशन किसी भी लैब से करवा सकते हो, लेकिन इंश्योर करना है कि जो लैब आपका कैलिब्रेशन कर रही है उनके सारे मास्टर्स, इट शुड बी ट्रेसेबल टू नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल ट्रेसेबिलिटी। ओके, मतलब वो लैब NABL होना मैंडेटरी नहीं है। वो लैब के सारे मास्टर्स इंस्ट्रूमेंट्स जो है जिससे आप कैलिब्रेशन परफॉर्म करने वाले हो इंडस्ट्री लेवल पे, तो वो सारे मास्टर नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ट्रेसेबल होने चाहिए, वहाँ से कैलिब्रेटेड होने चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो लैब से आप कैलिब्रेशन करवा रहे हो उनके पास रिटन प्रोसीजर होनी चाहिए, उनके लोग ट्रेंड होने चाहिए। जो रिटन प्रोसीजर है उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म कैलिब्रेशन, और उनके मास्टर्स जो है उनमें कितना एरर्स है ये आपको पहले ही चेक करना है। दैट वो मास्टर का जो एरर रहेगा वो एरर वेल विद इन लिमिट रहना चाहिए। आपके प्रोसेस पैरामीटर का जो टॉलरेंस रहेगा उसके हिसाब से। मान लीजिए अगर आपका टॉलरेंस 1 डिग्री सेल्सियस है एरर का, तो आपका जो मास्टर रहना चाहिए वो उस टॉलरेंस से कम होना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी बेटर होनी चाहिए। जो मास्टर्स वो लोग यूज़ करने वाले हैं आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन करने के लिए, तो उनके पास SOPs होनी चाहिए, उनके पास मास्टर्स होने चाहिए
जो ट्रेसेबल टू नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रहे। दूसरी चीज़, उनके पास रिटन प्रोसीजर होनी चाहिए। तीसरी चीज़, उनके पास जो इंजीनियर कैलिब्रेशन करेगा वो ट्रेंड होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। नाउ अभी सबसे पहले चीज़ आती है कि आप इन हाउस भी कैलिब्रेशन कर सकते हो या फिर थर्ड पार्टी भी कर सकते हो। अगर आपके पास खुद का रिटन प्रोसीजर है, मास्टर्स अवेलेबल है और आपके पास इन हाउस क्वालिटी टीम्स डेवलप्ड है फॉर वो एश्योर कर सकती है कि लोग कैसे कैलिब्रेशन कर रहे हैं, एज पर प्रोसीजर कर रहे हैं क्या, वो ट्रेंड है क्या, उनको जो जो ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड है वो ट्रेनिंग्स अगर उनको दी जाती है तो इन हाउस कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। नाउ अगेन कम टू द थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी है तो आपको उसके साथ में आपका सिस्टम लेवल एग्रीमेंट बनाना है कि कौन कौन से इक्विपमेंट वो कैलिब्रेशन करेंगे, उनका स्कोप क्या रहेगा, सर्टिफिकेट कितने दिन में मिलेंगे, ट्रेसेबिलिटी कैसे रहेगी। ये सारी चीज़ें आपको उनके सिस्टम लेवल एग्रीमेंट में लिख के रखना है। अभी सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि कैलिब्रेशन कहाँ पे करना है। सपोज मान लीजिए आप ऑन साइट कैलिब्रेशन करवाना चाहते हैं तो कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जो ऑन साइट कैलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए जो जिससे आप कैलिब्रेशन करवाओगे उस लैब में एटलीस्ट आपने एक बार विजिट करना है, वहाँ पे देखना है कि उनके पास जो सोर्सेज चाहिए, जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो अवेलेबल है, उनके पास उसका रिटन प्रोसीजर अवेलेबल है एंड दे आर कॉम्पिटेंट टू डू दैट एक्टिविटी। आपको वेरीफाई करना है, ऑडिट चेकलिस्ट बनानी है और वो आपको आपके पास रखना है। यही कंप्लायंस है कैलिब्रेशन के लिए। ठीक है, तो कैलिब्रेशन कौन करेगा? कोई भी एक्रेडिटेशन लैब कर सकती है, इन हाउस इंजीनियर्स भी कर सकते हैं, एज वेल एज अगर थर्ड पार्टी लोग एज वेल एज अगर आप थर्ड पार्टी जो थर्ड पार्टीज होती है उनसे अगर करवाना चाहते हैं तो जो SLA आपको बनाना है उनकी मतलब वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है वो आपको इवेल्युएट करके लेना है। अभी कैलिब्रेशन वो अगर आपका ऑन साइट पॉसिबल नहीं है तो आपको लैब में एक बार विजिट करना है और देखना है कि वो पैरामीटर के लिए वो लैब कॉम्पिटेंट है क्या। नाउ अभी कैलिब्रेशन का फ्रीक्वेंसीज क्या होता है? इट इज़ बेसिस ऑन द योर प्रोसेस। आपका कितना फ्रीक्वेंटली जो है, कितना क्रिटिकल पैरामीटर है, कितना क्रिटिकल प्रोसेस है, उसके बेसिस पे आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हो। इफ इट इज़ क्रिटिकल 6 मंथ इज़ गुड एंड इफ इट इज़ नॉन क्रिटिकल देन 1 ईयर इज़ गुड। अगर देखिए इक्विपमेंट इंडिकेटिव रहने दीजिए। कहीं टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स है कि लाइक हमारा ये इक्विपमेंट क्रिटिकल है, ये नॉन क्रिटिकल है और ये इंडिकेटिव है। लेकिन इंडिकेटिव भी अगर आपने किसी लाइन पे रखा है और वो प्रेशर मेजरमेंट कर रहा है और वो 0 ही दिखा रहा है और वहाँ पे अगर लाइन प्रेशर उसके डिज़ाइन कैपेसिटी से अलग चला जाता है तो वहाँ पे इंसिडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो एक बार तो आपको एक मतलब डिफाइन फ्रीक्वेंसी में हर इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन तो करना ही है। फ्रीक्वेंसी आप डिफाइन कर सकते हैं, इट शुड बी नॉट मोर देन लाइक 5 ईयर्स 10 ईयर्स, तो फिर तो उसका कुछ मीनिंग भी नहीं रहेगा और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी खराब हो जाएगा, आपको निकाल के फेंकना पड़ेगा। इंडिकेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एक ही बार कैलिब्रेशन करते हैं कहीं कहीं पे, जहाँ पे उनका फ्रीक्वेंसी दिया जाता है कि हम सिर्फ इंस्टॉलेशन के टाइम पे कैलिब्रेशन करते हैं, लेकिन वो उसकी इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी उस इक्विपमेंट की, जो जो इंस्ट्रूमेंट आपने लगा रखा है। इन अपकमिंग डेज इट विल डैमेज, वो डैमेज होगा, आपको फिर से एक नया रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बेटर है ना कि आप वो रिप्लेसमेंट का जो प्रोक्योरमेंट का जो ये रहेगा पैसा, वो आप कैलिब्रेशन में लगवा दीजिए, एक साल में एक बार कर लीजिए। ठीक है, तो हर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन करना मैंडेटरी है। आपको हर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन अगर आप करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको एक्यूरेट मिलता है, रिलायबल मिलता है और उसकी जो लाइफ है इंस्ट्रूमेंट की वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से भी आप फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कैलिब्रेशन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।